हेलो दोस्त, मैं रितेश कुमार आपसे PYQ सीटेट के पेपर 2 की SST की मैं 15 क्वेश्चन 30 से 50 क्वेश्चन तक मैं कल चर्चा कर चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज मैं 50 से 17 यानी कि 70 क्वेश्चन तक आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें आप ये देखें कि ये 51 जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये दिया हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब आप पहले इसके बारे में आप जानो कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्या थी। तो ये इसकी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो ये HSRA होती है। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी गठन कब हुई थी? 1928 में इसकी गठन हुई है, 1928 में। ये 2 है। तो इसकी जब गठन 1928 में हुई है और कहाँ हुई है, तो आप याद रखना कि दिल्ली। इसकी गठन दिल्ली फिरोज शाह कोटला में हुई है। फिरोज शाह कोटला। तो आप अब ये भी सोचोगे कि इसकी गठन कौन किए। जब इसकी गठन हुई 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, तो आप इसके पीछे अगर चलो, इतिहास को देखो, तो इतिहास में आप पीछे चलोगे 1924। अगर आप 1924 चलो, 1924 में अगर आप देखोगे तो इसमें बस एक शब्द ये जुड़ी है, HSRA। मैं पूरा क्लियर अब लिखता हूँ, आप जाने कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब गठित हुई? 1928 में। कहाँ हुई? फिरोज शाह कोटला। अब ये गठन कैसे हुई, तो आप देखोगे कि HRA, इधर अगर आप देखो, इसमें अगर आप देखो HRA, ये अगर आप देखोगे तो ये 1924 में इसे कुछ भारतीय क्रांतिकारी गठन किए थे। और ये 1924 में जो गठन किए थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। मैं शॉर्ट में ये लिख दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, अब चटर्जी मैं लिख देता हूँ। चटर्जी से आप जान ही जाओगे कि इतिहास में चटर्जी एक ही हैं। योगेश चंद्र आप चटर्जी देखोगे और चंद्रशेखर आज़ाद देखोगे। चंद्र आज़ाद, आप चंद्रशेखर आज़ाद देखें, तो ये तीनों मिल के क्या किए कि ये इसका गठन किए थे। तो इसके बाद इसमें जो जुड़े HSRA, हिंदुस्तान सोशल, अब इसके ये तो इतना बन चुका था HRA, इसमें अब जो जुड़े वो फिर क्रांतिकारी जुड़े HRA में, और वो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ये उनके साथ एक और थे, वो ये तीनों मिले। तो भगत सिंह का इनका कहना ये हुआ 1928 में कि HRA तो ठीक है, लेकिन और ठीक करने के लिए इसमें HSRA इसमें एक सोशलिस्ट शब्द की ज़रूरत है। तो भगत सिंह की सोच इतनी व्यापक थी, तो उसने बोला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये भगत सिंह कर दिए कब? 1928 में। और इस नाम से वो गठन किए कहाँ? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और जब ये दिल्ली में 1928 में गठन हुई, तो आप देखोगे कि 1928 के आसपास साइमन कमीशन, अब इतनी गठन हो गई ये संगठन की। तो इस प्रश्न को मैं रिलेट करके अब आपको आगे ले चलता हूँ कि जो साइमन कमीशन वो भारत कब आए? साइमन कमीशन कहाँ आए थे? भारत। वो साइमन कमीशन आए 30 अक्टूबर 1928 को। आप देखो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो उनका जो विरोध था वो कौन कर रहे थे? लाहौर में। ये कहाँ आए थे? लाहौर में। साइमन कमीशन जो लाहौर में आए, लाहौर में
इनका विरोध कौन किया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत और राय, लाला लाजपत राय विरोध किए। और उस समय अगर पुलिस अधीक्षक देखेंगे आप, तो उस समय जो लाला लाजपत राय विरोध किया और पुलिस अधीक्षक से कौन, तो ब्रिटिश की ओर से जो इनकी देख रेख में जो कड़ी सुरक्षा कर रहे थे वो पुलिस थे, स्कॉट थे, स्कॉट पुलिस थे। तो साइमन कमीशन पे जो शांतिपूर्ण तरीके से लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और साथ में पीछे से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों थे और भी वहाँ के भारत के लोग थे और नारे लगा रहे थे साइमन गो, साइमन गो के नारे लगा रहे थे, साइमन गो। तो इसकी विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर ये पुलिस अधीक्षक जो स्कॉट है वो लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज किया तो इतनी उनके ऊपर लाठियां बरसी कि वो कुछ दिन के बाद मर गए। तो पिटाते वक्त लाहौर में लाला लाजपत राय, ये जो एल राय हैं, ये मैं कलर चेंज करके इनका अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो एल राय हैं, लाला लाजपत राय, वो बोले थे कि मेरे पीठ पे बरसाई गई एक एक लाठी आपके लिए कील का समान, मतलब कील जैसा आप अनुभव करोगे कि जैसे मेरे ऊपर जितनी लाठी मारोगे उतना आपके अंदर कील ठुकेगी। यानी कि वो स्कॉट के बारे में नहीं कर रहे हैं कि आपके शरीर में कील ठुकेगी, आपको जो साम्राज्य बनाए हो उस साम्राज्य में आपको कील ठुकेगी। तो आप देखें कि लाला लाजपत राय को मारे और वहाँ पर कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब ये तीनों क्या किए? भगत सिंह ने प्लान बनाई कि अब भगत सिंह क्या बोले? भगत सिंह ने प्लान बनाई कि स्कॉट को मार देना है। अब भगत सिंह प्लान बनाए कि स्कॉट को मार देना है और स्कॉट कौन थे? वहाँ के पुलिस अधीक्षक। तो इन्होंने प्लान बनाया, भगत सिंह अब आगे भगत सिंह मारने के प्रयास किए तो वो आगे निकले और पहचाने नहीं कि कौन स्कॉट है और कौन सैंडर्स है, स्कॉट कौन है और कौन सैंडर्स है। तो उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। अगर आप देखोगे तो स्कॉट की हत्या नहीं करके सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या कर दी। तो ये हो गई उनकी हत्या। अब इससे जो प्रश्न पूछे हैं आपके हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से, तो मैं अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूँ। आप देखो इसमें इस प्रश्न को अब आप देखो, आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हो। देखो ये प्रश्न है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में। तो आप देखोगे कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की। मैं अभी आपको बताया कि कब की। अब आप देखो इसमें ये भी मैं आपको बताया कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, ये आप समझे। अब इसमें ये कह दिया है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। तो क्या आप ये सही बात है? तो ये नहीं है और प्रश्न तो यही पूछा है, तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। आप नीचे आप 4 देखोगे कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस की हत्या की थी। हाँ बिल्कुल की थी, एकदम सही है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं का उत्तर कौन होगा? जो गलत होगी वही होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न जो मेरा है, अगला प्रश्न जो मेरा है ये कि राजस्व वसूली व्यवस्था, आप वसूली व्यवस्था को जैसे ही देखोगे तो उसमें आप 3 व्यवस्था याद रखना। जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्व वसूली व्यवस्था, तो इसमें तो एक दिया हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था, 2 व्यवस्था और आप याद रखना, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। तो मैं अभी महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताता हूँ कि महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, एकदम सही ये बोला है। अब बोल रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान
को दी गई, न कि जमींदार को। ये भी सही बात है। तो आप महलवाड़ी के बारे में क्या जाने कि इसकी स्थापना कौन किया था? मैकेंजी। और इस महलवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त थी वो कौन वसूली करता था? गांव के प्रधान। अब आप देखोगे कि ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो लगभग 30% भूमि पे थी। और ये कब स्थापना हुई थी? महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कब बनी थी? तो आप देखोगे ये 1822 में बनी है। और ये किस किस जिले में अगर देखो किस किस राज्य में अगर आप देखोगे तो ये यूपी और एमपी और पंजाब, ये 3 स्टेट में ये महलवाड़ी बंदोबस्त लागू हुए थे। यूपी के बाद आप एमपी देख लो, एमपी और पंजाब। ये तो महलवाड़ी व्यवस्था आपने जाना कि 1822 में शुरू हुई थी। 30% भूमि पे ये शुरू की गई थी। और ये किस किस राज्य में थी? यूपी, एमपी और ये पंजाब में थी। और ये इसका कर कौन वसूलता था? गांव के प्रधान। तो अब आप देखो इस प्रश्न में, इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो ये देखो इसकी प्रश्न क्या है? राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 52 की 1। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपने जाना। अब आपसे मैं 3 व्यवस्था की बात की थी जिसमें मैंने आपको महलवाड़ी व्यवस्था बता दी। अब मैं आपको अस्थाई बंदोबस्त बताता हूँ। ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, अब आप देखो, अस्थाई बंदोबस्त ये कब हुई? 1793 में, ठीक है। इतना आप याद रखना कि ये कब हुई? 1793 में। और ये कहाँ हुई थी? तो आप देखोगे कि ये बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में। अगर बंगाल आप अभी का बंगाल नहीं लो, आप पहले का बंगाल लो, तो पहले बंगाल से कौन अलग हुआ? उड़ीसा। आप देखना, बंगाल से कौन अलग हुआ है? उड़ीसा। और उड़ीसा से कौन अलग हुआ? आप देखोगे कि बिहार। अब बिहार से भी अलग हुआ है तो कौन अलग हुआ है? झारखंड। बिहार से कौन अलग हुआ है? झारखंड। तो आप देखें कि इतने राज्य में अस्थाई बंदोबस्त थी। और ये कब थी? 1793 में। जब ये 1793 में अस्थाई बंदोबस्त थी तो उस समय कौन लागू किया था? तो जैसे कि आप देखें महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कौन? हॉल्ट मैकेंजी। और अस्थाई बंदोबस्त को कौन लागू किया है? मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अस्थाई बंदोबस्त को कौन लागू किया है? अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू कौन किया है? कॉर्नवालिस। अब इसे आप देखोगे तो ये कॉर्नवालिस लागू किए हैं, कॉर्नवालिस। ये कहाँ? बंगाल में। अब मैं दूसरे व्यवस्था के ऊपर बात करता हूँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अब आपसे मैं 2 व्यवस्था की बात किया, कौन कौन? महलवाड़ी और अस्थाई। अब मैं आपसे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करता हूँ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लिखता हूँ मैं अब। रैयतवाड़ी, अब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये कब बनी? आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनी? 1820 में। और ये कहाँ, किस राज्य के लिए उपयोग हुआ था? तो ये बम्बई, मद्रास, ये बम्बई और मद्रास के लिए उपयोग हुआ था। अब ये बम्बई और मद्रास के लिए उपयोग हुआ था तो ये कब बनी थी? 1820 में। ये 1820 में बनी थी। और ये बम्बई मद्रास में हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कौन किया था? ये भी तो है। तो मुनरो। इसको कौन लागू किया था? मुनरो लागू किया था। अब आप ये सोचोगे कि ये मुनरो तो लागू कर दिया इतना, तो मैं आपको 3 व्यवस्था के बारे में बताया। अब ये 3 व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, ये निश्चित हैं।
और इससे ये पूछ देंगे कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में कौन कर वसूली करते थे, तो जमींदार। तो अब मैं आगे चलता हूँ 53 प्रश्न पे 53। तो मैं आगे चलूँगा 53वां प्रश्न पे। तो 53 प्रश्न में ये आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है, जिसे आप सृजनात्मक सीटेट की भाषा में आप कहोगे। तो इसमें आप देखो कि इसमें आप ये देख रहे हो, इस प्रश्न में आप ये देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषी विकास, ये सतत पोषी विकास में सहायता करता है वर्तमान समय के। तो संसाधन उपलब्धता वर्तमान समय में कौन करेगा? आप संसाधन की खपत को घटा दो, बहुत अच्छे। संसाधन के उपयोग में अगर वृद्धि करोगे तो ये संसाधन उपलब्धता नहीं करेगी। अगर संसाधन को आप पुनः चक्रण करोगे तो भी ठीक है, और वस्तुओं का पुनः उपयोग करोगे तो ये भी ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको संसाधन के उपयोग में वृद्धि यानी कि इल्यूमिनेट करो कि कौन कौन से ऑप्शन बी हैं, तो देखो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो ये तीनों गलत हो गए। आप देखोगे तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये मैं सृजनात्मकता की बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि इसमें सोचने ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेस ये प्रश्न थे। तो अब मैं आपसे 54 प्रश्न पे चर्चा करूंगा कि पेरियापूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में, पेरियापुरम जो तमिल कृति है ये साधारण पुरुष और महिला के बारे में जानकारी देती है। ये मैं 54वें प्रश्न पे, और इसकी कृति को अगर देखें तो कौन संकलित किया है? तो ये किया है सेकिलर या सेकिक झार कहते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे। कृति को अगर किया है तो ये सेकिक झार कहीं कहीं मिल रहा है ये, और कहीं कहीं आपको मिलेगा सेकिलर। तो ये ऐसे मिलते हैं इसकी कृति के संकलनकर्ता को। तो मैं अब आगे 55 प्रश्न पे आपको लेके चलता हूँ। इस प्रश्न पे कि क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? अब देखो, अब किसी वस्तु को अगर आप खोज लिए, मान लो किसी वस्तु को आप खोजें, तो ये आपको संसाधन बनाएगी? नहीं। किसी वस्तु को आप निष्कर्ष कर दिए कि ये ऐसी है, वो ऐसी है, ये होगा वो होगा, तो क्या आप संसाधन में उपयोग कर रहे हो? नहीं। उसका शुद्धिकरण कर दिए तो संसाधन नहीं। उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, अगर आप कोयला का उपयोग करो ही नहीं तो कोयला कभी हमारे लिए संसाधन बनेगी? तो नहीं बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये तीनों गलत हैं, इसका आंसर ये होगी उपयोगिता अथवा प्रायोजिता। तो अब हम आपसे 56 प्रश्न पे अगर हम बात करें आपसे, तो अब 56 थोड़ी मज़ेदार प्रश्न है। तो अब आप देखोगे 56 में, यहाँ पे आप देखो प्रेयरी, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ देख लो। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, एकदम सही बात है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन होते हैं और सहायक परिस्थिति का चुनाव कीजिए। अब कह रहा है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रश्न आप समझें, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। अब गेहूं यहाँ क्यों ज़्यादा होती है? तो इसमें आपको प्रश्न घुमा के दिया हुआ है। अब आप देखोगे कि प्रेयरी जो घास के मैदान हैं उससे आप इससे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रेयरी जो घास का मैदान है वो कहाँ उपज होंगे? शीतोष्ण कटिबंध में। पहले आप प्रेयरी के बारे में जानो, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। ये शीतोष्ण कटिबंध में होंगे। शीतोष्ण कटिबंध में प्रेयरी घास के मैदान होंगे, निश्चित है।
तो अब आपसे शीतोष्ण कटिबंध आपको मैं लिख दिया। अब आप ये जानने का प्रयास करो कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होते हैं। तो ये देखो, मैं एक ये बनाता हूँ, ये मैं बना देता हूँ शीतोष्ण कटिबंध। तो ये देखो, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री आप देख लोगे, और ये मकर यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री। अब ये बीच में आप देखो, ये 66.5 डिग्री मैं ले लेता हूँ, 66.5 डिग्री। इधर भी मैं 66.5 डिग्री ले लेता हूँ, ये हो गई। अब मैं आपसे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो देख रहे हो ना, ये तो आप देखोगे कि इतने इधर ये वाली, ये और इधर ये जो हैं, ये सब कौन से हैं? शीत उष्ण कटिबंध है। तो शीत उष्ण कटिबंध ये इतने होंगे। तो शीत उष्ण कटिबंध जब ये मैं ग्लोब के ऊपर दिखा रहा हूँ तो ये पूरे विश्व में होंगे, यानी कि पूरी दुनिया में। तो अब आप देखोगे शीतोष्ण कटिबंध में अनेक प्रकार के घास के मैदान हैं। तो उसमें एक प्रेयरी है, जो आपसे प्रेयरी पे सवाल पूछा है। तो अब आप पहले ये पता करो कि जितने भी हैं महाद्वीप, उसमें आप कौन से शीतोष्ण कटिबंध में कौन से घास हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप ये याद रखना, इससे प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रेयरी की अगर बात करें तो ये कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। आप देखो, उत्तर अमेरिका में। अब जब उत्तर अमेरिका में है तो ये उत्तर अमेरिका हो गई। तो ये दक्षिण अमेरिका में कौन घास होंगे? दक्षिण अमेरिका में कौन घास है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास हैं। यानी कि आप आसानी से याद कर सकते हो, जितने जो पस हैं वो अमेरिका में हैं। तो ये जो हैं पंपास, ये पंपास। पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अब आप डाउन्स घास एक है, घास का मैदान। ये डाउन्स कहाँ है? डाउन्स का मतलब नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है आपकी? ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मैप पे देखोगे तो वो सबसे नीचे है। तो डाउन्स कहाँ है? नीचे। तो ये कहाँ हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी जब डाउन्स। तो आपसे इस अब अगले घास के मैदान की मैं बात करता हूँ कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ है? स्टेपी कहाँ है? यूरोप। ये कहाँ हो गए? यूरोप में हो गए। तो इतने घास की मैदान को मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ। तो अब एक और घास का मैदान है शायद वेल्ड। तो ये वेल्ड कहाँ है? वेल्ड, हाँ वेल्ड है ये घास के मैदान। ये है अफ्रीका, ये छूट रही थी। तो ये कहाँ है? ये अफ्रीका में है। तो इससे प्रश्न पूछेंगे, और ऐसे ही घुमा घुमा के प्रश्न पूछे हैं। ये सीटेट की एसएसटी में ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप शीतोष्ण कटिबंध, इसमें शीतोष्ण कटिबंध की व्याख्या पूछिए, लेकिन घास के नाम दे के व्याख्या पूछिए। आपसे कभी ये भी पूछ देता है कि डाउन्स को विश्व का ऐसे करके कुछ भी। तो अब आप देखो आगे कि यहाँ पे कि ये जो प्रेयरी जो है, प्रेयरी, इसमें विश्व को धान्यागार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत बात, करते हैं। एकदम सही है, एकदम बिल्कुल गलत बात है, ये करते हैं। अब देखो, यहाँ इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। हाँ, थोड़ी बहुत कम होती है वर्षा, ये भी सही है। अब कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। अब यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ऐसा थोड़ी है। ये परिश्रमी तो सब जगह के लोग हैं, ऐसे थोड़ी है कि कहीं के लोग नहीं हैं। हर क्षेत्र में, हर स्थान के लोग परिश्रमी हैं। तो आपका ऑप्शन सी और डी, तो इसका आंसर 4 सही होगा। तो आप 56 प्रश्न को देखें। अब मैं अगले प्रश्न 57 प्रश्न पे आपको मैं लेके चलता हूँ कि हमारी पृथ्वी, ये बहुत छोटू सा प्रश्न है। ये हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन है? ग्लोब है। तो अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। ये अगला प्रश्न जो है, ये अब अगर आप अगले प्रश्न की बात करोगे 58, तो 58 में अगर देखोगे आप कि
जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिनमें उनकी भाषा, संस्कृति परंपराएं में कौन कौन आ जाएगी? आप संस्कृति परंपराएं में भाषा, संगीत, ये सब शामिल हैं और समृद्ध तथा विशिष्ट हैं, ये भी सही है। तो अब आगे कारण क्या कह रहा है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, ठीक है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ये दोनों बात इसने सही कहा और कारण भी सही है कि जब उनकी सब कुछ एक है, समृद्ध हैं, विशिष्ट हैं, उसी कारण से ये जो हैं जमीन, जंगल, घास के मैदान वो पूरे कुनबे एक साथ उपयोग करते हैं। तो ये जो हुए 58 प्रश्न का अगर आप देखें तो इसकी आंसर जो होगी वो 2 होगी। दोनों आर और ए सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न में अगर आप देखें तो सीटेट कोई दूसरा आंसर भी दे सकता है, क्योंकि ये जो जनजाति वाली जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं इसकी कारण सही सही बैठ नहीं रही है कि अगर उसकी सब कुछ सम्मिलित हैं तो उसका कारण ये थोड़ी है कि इसमें आप देखो सांस्कृतिक परंपराएं की बात की है और इसमें उपयोग की बात की है। जो सांस्कृतिक परंपरा आप देखोगे, जमीन, जंगल, घास के मैदान थोड़ी होते हैं सांस्कृतिक परंपरा। तो हो सकता है कि सीटेट जो अपनी एजेंसी है वो दूसरी आंसर दे सकती है, लेकिन ये सटीक आंसर ये है। तो अब हम आपसे जनजाति के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, तो मैं कुछ जनजाति के नाम बता देता हूँ जो आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे कि पंजाब, मैं पंजाब के बारे में लिखता हूँ, पंजाब लिख दिया। यूपी में भी मैं सब अब जनजाति का नाम इधर लिखूंगा, पंजाब, यूपी लिख दिया। अब आप देखोगे बिहार और झारखंड, झारखंड, मैं BR से बिहार लिख देता हूँ और JH से झारखंड लिख देता हूँ, ये झारखंड हो गई। और मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, MH से महाराष्ट्र लिख देता हूँ, ये MH से महाराष्ट्र मैं लिख दिया। और एक मैं मध्य भारत लिखता हूँ, मध्य भारत में लिख दिया। अब आप देखोगे कि पंजाब में कौन जनजाति है, इससे प्रश्न आते हैं, मिलान करने के लिए दे देंगे ऐसे, इधर राज्य के नाम लिख देंगे, इधर जनजाति, और आप मिलान कीजिए। तो ये आप बिल्कुल याद करके रखो। पंजाब में कौन जनजाति है? खोखर। पंजाब में कौन जनजाति है? खोखर। यूपी में कौन जनजाति है? बलोच। अब आप यूपी में बलोच देखोगे। अब आप बिहार और झारखंड में सरदार शाही जनजाति देखोगे। कौन? सरदार शाही जनजाति आप कहाँ देख रहे हो? बिहार और झारखंड में। अब आप देखोगे महाराष्ट्र में कोली और बेराद, 2 जनजाति मिलते हैं महाराष्ट्र में, कोली एंड बेराद, ये बेराद मिलते हैं। अगर आप देखोगे मध्य भारत में तो ये भील जनजाति मिलते हैं। इतिहास में भील जनजाति का इतिहास बहुत व्यापक है। तो महाराष्ट्र में, मध्य भारत में भील जनजाति। अगर 7 सिस्टर अगर आप देखो उत्तर पूर्व अगर देखो आप भारत की, तो उत्तर पूर्व में नागा, उत्तर पूर्व में कौन मिलेंगे? नागा और अहोम। उत्तर पूर्व में कौन मिलेंगे? अहोम। तो इतनी जनजाति अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो इतनी जनजाति कहाँ मिलते हैं? भारत में। और कौन कहाँ मिलते हैं? ये मिलान करने के लिए आपसे दे देगा। तो अब हम आगे चलें 59 प्रश्न पे। अब 59 प्रश्न क्या कह रही है कि ये जो बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु से फैलती है, जल, भोजन और वायु से, तो इस बीमारी को आप क्या कहोगे? इस बीमारी को आप संचारणीय बीमारी कहते हैं। इसका आंसर आप देख लिए 2 होगी। अब हम चलते हैं 60 यानी कि 60वें प्रश्न पे। तो 60वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 60वां प्रश्न दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करता है, जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे और कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये गलत कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने थे और मैं अभी आपको बताता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। ये जब इनमें समाहित हुई थी इनकी पार्टियां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो ये उस समय अध्यक्ष बने थे।
और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि वह व्यावसायिक और प्रचारक थे। तो व्यावसायिक किसकी थी, वो किसका व्यवसाय करते थे, ये तो वो कपास का करते थे। ये किसकी व्यवसाय करते थे, कपास का, ये सही है। वे लंदन में रहते थे, ये भी ठीक है। और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य बने, ये भी ठीक है। तो गलत कौन है, ये वाली जो है ये गलत है। ये गलत है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। अब आप देखोगे कि इनकी एक बुक है, दादा भाई नौरोजी। मैं पेन का कलर चेंज ये कर लेता हूँ। ये जो आप देखोगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को अगर आप देखोगे तो इनकी एक बुक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इनका बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। और इनको क्या कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो अब आप चलो इस प्रश्न के उत्तर पे। इतना मैं दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है और ये पूरी सही लिखी हुई है। तो आप देखोगे कि ये गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम 61 पे चलें। तो 61 पे आप देखोगे कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। एकदम बिल्कुल सही बात है कि प्रारंभिक स्तर पर ये शिक्षण देना चाहिए, ये वाली शिक्षण देनी चाहिए। अब आप ये समझोगे कि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति, आप देखोगे कि बच्चों को सामाजिक संवेदनशील बनाता है, एकदम सही है। तथा उनमें विभिन्नता और विविधता, सीटेट में ये जो दो शब्द हैं भिन्नता और विविधता, ये पॉजिटिव शब्द हैं और अगर ये शब्द हैं तो वो सही ही माना जाएगा। अब देखो ये दोनों जो हैं विविधता और एवं भिन्नता के लिए समान विकसित करता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो आप देखोगे कि ये जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, ये देख सकते हो आप, ये आर ए की व्याख्या करता है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलें, 62 पे चलें। तो आप देखोगे इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस ये प्रश्न है, इसमें कोई जान नहीं है। तो इसमें आप देखोगे कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट आए हैं, सही बात है। दूसरा कारण बता रहा है कि ये क्यों आत्महत्या के मामले के रिपोर्ट आए हैं। तो कहते हैं कि मानसून सूखा का अभाव, ये मानसून नहीं आती है, कर्ज में डूब चुके होते हैं, जिनके कारण किसान दुखी हो जाते हैं और कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो अब हम अगले प्रश्न 63 प्रश्न पे चलेंगे। तो ये प्रश्न जो 63 है, आप देखोगे 63 प्रश्न पे ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है। अब आप ये देखो, ये 63 प्रश्न अंडरस्टैंडिंग बेस है। इसमें आप देखोगे कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी और पारिवारिक आय में योगदान करे और आत्मनिर्भर बनाए। ये देश की बात नहीं कर रहा है, ये एक महिला की बात कर रहा है कि एक महिला को आप सुरक्षा दें, नौकरी दें और उससे पारिवारिक आय का विकास हो और महिला आत्मनिर्भर बने। तो बाड़वालियों का प्रावधान सही है। इसमें आप देखो कि ये भी ठीक है। संसद में महिलाओं के लिए सीट की आरक्षण, तो ये परिवार की बात कर रहा है, देश और संसद की बात नहीं कर रहा है। ये व्यावसायिक सुरक्षा ठीक है, कह रहा है कि उन्हें पारिवारिक आय दिया जाए, महिला को सुरक्षा दिया जाए, नौकरी दिया जाए जिससे वो और आत्मनिर्भर, तो व्यवसाय की भी बात कर रहा है। अब ये सुरक्षा की अगर बात करता है तो आप ये देखो कि रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा, तो ये सुरक्षा की बात किया। और ये आत्मनिर्भर में व्यवसाय की बात हो गई और नौकरी की बात हो गई, बालवाड़ियों का प्रावधान और पारिवारिक आय। तो आप समझ ही रहे हो कि पारिवारिक आय के लिए इतनी चीज़ें बताया है। तो इसमें जो बी है वो गलत है। तो आप बी को देखो, इसमें भी बी है तो ये नहीं होगा, इसमें भी बी है नहीं होगा, इसमें भी बी है नहीं होगा। तो इसका सही आंसर 2। अब हम 64 प्रश्न पे चलते हैं। 64 पे अगर हम चलें तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बेस ये भी है
कि निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं। तो अगर आप 64 पे चलोगे तो ये कह रहा है कि यह समस्याओं को सुलझाने की प्रोत्साहित करता है, सही है। यह एक साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, सही है। अब शिक्षिका अधिगम की गति तय करेगी। अब आप ही बताओ, मैं आपको YouTube के माध्यम से आपको अधिगम सिखा रहा हूँ, तो ये मैं थोड़ी तय करूँगा कि आप इतना ही सीखो। आप अपने अनुसार सीख सकते हो, और ये है एक जल्दी से सीखने का तरीका है, नहीं, ये दोनों गलत हैं। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ 65 प्रश्न पे। तो 65 में अगर आप देखोगे कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ने के कौशल आधारित उद्देश्य, यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने से क्या कौशल का उद्देश्य है, तो आप देखोगे कि विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, एकदम सही बात है। नक्शा, अब इसमें कौशल की बात किया है, आप क्या कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ने से आपकी कौन सी कौशल का उद्देश्य होगा। सो आप देखो, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना और नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तो आप देखो, इसमें कौशल की चर्चा है, सामाजिक विज्ञान के कौशल की। तो अब आप इसमें देखोगे कि सामाजिक विज्ञान में इस कौशल में तो एक नक्शा बनाने की ही कौशल आपको विकसित हो रही है, स्किल तो आपकी नक्शा बनाने की विकसित हो रही है। अब आप समाज में रहने वाले संस्कृति को अगर समझोगे, समाज में रहने वाले विभिन्न संस्कृति को समझोगे, तो इसमें आपकी कोई कौशल नहीं विकसित हुई। अंतर और विविधता को समझोगे तो क्या कौशल, नहीं। अगर आप ज्ञान प्राप्त किए, कोई कौशल नहीं। लेकिन अगर आप नक्शा बनाना सीख गए तो ये आपकी एक कौशल है, तो इसकी आंसर 2। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं 66 प्रश्न अभी कथन और कारण वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देता हूँ। विद्या की चर्चा हो रही है। आप देखो, विद्या विशेष सामाजिक विज्ञान को बनाती है। विद्या है जो विशेष सामाजिक विज्ञान को बनाती है, वो इसलिए, अब सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इन विद्या विषयों अंतः संबंध है। अब कैसे अंतः संबंध है, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको भूगोल की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, अगर मैं इतिहास की चर्चा कर रहा हूँ कि पंजाब में ये घटना हुई, जैसे मैं साइमन कमीशन की बात करूँ कि लाहौर, तो अब आप भूगोल में आपको ये होनी चाहिए कि लाहौर कहाँ है, और ये साइमन लाहौर में भी किस जगह पे आई थी। तो इतनी आपको भूगोल की होनी चाहिए। अगर आप भूगोल में, मैं साइमन कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो साइमन कमीशन भी राजनीतिक विज्ञान, ये जो साइमन कमीशन है वो इतिहास से रिलेट करके राजनीतिक विज्ञान में, कि वो क्यों आए थे, उनका क्या कारण था। और जब साइमन कमीशन आए तो आप देखोगे बीच में अर्थशास्त्र है, उसको आने से ये कितनी भारत में खर्च हुई, उनकी स्वागत में, उनके क्या में, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों सही हैं और एक ही व्याख्या करता है। इसका आंसर 1 होगा। अब हम 67 प्रश्न पे चलें। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान, इस प्रश्न में मैं पेन चेंज करता हूं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करता है। अब सामाजिक विज्ञान में आप देखो कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, सही बात है। क्या यह किसी एक मानक, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो मानक जो है वो निगेटिव वर्ड है और ये गलत ही हो जाएगी। और अगर आप ये भी देखोगे कि मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से, ये कोई मूल्यांकन का प्रश्न नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। अब आपका मैं सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में कर रहा हूँ, तो मैं पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्यों देखूंगा, ये भी गलत है। मैं ये देख सकता हूँ कि अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल, अधिगमकर्ता को सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता, यानी कि स्किल है उसके पास, अपेक्षित हैं। तो आपका आंसर ए और डी, यानी कि 2 हो जाएगी। तो मैं अब अगले प्रश्न पे चलूँ, 68वें प्रश्न पे।
तो ये थोड़ी वर्णन वाली प्रश्न है। तो अब मैं आपसे 68 प्रश्न की चर्चा करूंगा। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के, भारतीय न्यायपालिका, अब इसमें न्यायपालिका की चर्चा आई है तो मैं पहले न्यायपालिका से उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं विशेष चर्चा करूंगा न्यायपालिका पे। तो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करते हैं, सही बात है, अथवा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह, अब आप कोई कानून बनाओ, ठीक है, अब आप कोई कानून बनाए और उस कानून को न्यायपालिका यानी कि सरकार कोई कानून बनाई और न्यायपालिका भारतीय हैं वो गलत कर दिए, तो वो उन किस कारण से गलत कहेंगे, तो उनके पास जो है वो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब मैं न्यायपालिका की बात करता हूँ कि न्यायपालिका जो है वो भारत के तीसरा अंग है, भारत सरकार का तीसरा अंग। तीसरा अंग कौन है? तीसरा अंग कौन है? न्यायपालिका, भारत सरकार के। अब कितने न्यायालय होते हैं भारत में? तो भारत में 3 न्यायालय होते हैं। आप देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, भारत में 3 न्यायालय होते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय, अब मैं पेन चेंज कर लूँ, भारत में 3 न्यायालय होते हैं। एक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, आप न्यायालय लगा लेना, मैं ऐसे पॉइंट देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय एक हो गए, एक उच्च न्यायालय हो गए। आप देखोगे उच्च न्यायालय, और तीसरा कौन है? जिला और जिला न्यायालय। तो आप जिला न्यायालय को तो समझ रहे होगे कि ये आपके जिला में न्यायालय, आप जिला न्यायालय को तो समझ रहे होगे कि ये आपके जिले में है और इसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपके जिले की, आपका जो अक्सर राज्य में आपका जो राज्य की राजधानी है वहाँ बनी होती है। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो अब मैं सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पार्ट पे चर्चा करता हूँ। तो आप देखोगे जो सीटेट में महत्वपूर्ण है, तो सर्वोच्च न्यायालय मैं लिखता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ सर्वोच्च लिखूंगा, ये सर्वोच्च। अब सर्वोच्च को आप देखोगे ऐसे मैं कर दिया ये और ये, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति कौन करेगा? ये दूसरी। शपथ कौन दिलाएगा? ये हो गई तीसरी। और त्याग पत्र किसे देंगे? ये त्याग पत्र किसे देंगे? ये हो गई आपकी तीसरी। तो ये तीनों को मैं ऐसे कर देता हूँ, ये सब काम करेंगे कौन? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब मैं, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे न्यायाधीश भी लिख देता हूँ। अब इस न्यायाधीश पे आप देखो कि नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा और त्याग पत्र कौन लेगा, किसे देंगे? न्यायाधीश किसे त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। अब आप देखोगे कि फिर मैं न्यायाधीश लिखता हूँ। ये जो न्यायाधीश के पूर्व में कितनी संख्या थी? अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं पूर्व लिख दिया और ये मैं वर्तमान लिख दिया। वर्तमान, पूर्व में न्यायाधीश की कितनी संख्या थी? यानी कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 8 थी मुख्य न्यायाधीश के साथ, और अभी वर्तमान में 34 संख्या है पूरी न्यायाधीश के साथ। अब इनकी एज कितनी एज तक ये मतलब पदभार संभालेंगे? तो ये 65, ये 65 एज तक अपनी पदभार संभालेंगे। तो अब इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं वो, इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं वो कोलोजियम की सिफारिश पर करते हैं। तो मैं पूरे न्यायालय के, अब आप एक बात और देखोगे कि मैं न्यायाधीश से जो अब आर्टिकल, जब राज्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ तो इनमें कुछ आर्टिकल भी शामिल होंगे। तो ये इनकी आर्टिकल, मैं पूरी आर्टिकल की बात कर दूं, ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो पूरी आर्टिकल इनकी है वो है 124 से 147। कितनी आर्टिकल है?
124 से 147 तक पूरी न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है। तो अब मैं अगले प्रश्न 70 प्रश्न पे सॉरी सर, ये प्रश्न मैं 69 नहीं किया हूँ। आप देख चुके हो कि मैं 68 प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ कि ये इसकी उत्तर 2 है। अब मैं 69 प्रश्न पे चलता हूँ। तो 69 प्रश्न को अगर आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ये पैडागोजी की प्रश्न है। तो आप ये देखो कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाती है। ये एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसमें नहीं पूछा है प्रश्न, तो इसका उत्तर तो ये होगा नहीं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। बस व्यक्तित्व पे नहीं, ये कौन सा है? ये तो सिर्फ व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास पर नहीं है। तो ये तो अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको। अब मैं अगले प्रश्न उत्तर पे चलता हूँ। ये कह रहा है कि यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। तो CCE, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCE। तो ये व्यक्ति के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पर मूल्यांकन करता है और आकलन करता है। और इसमें विशेषता नहीं पूछा है, तो नहीं, इसमें विशेषता नहीं पूछा है तो ये भी नहीं होगा। अब आप ये कह रहा है कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। अब जब विद्यार्थी का मूल्यांकन होगा वो सिर्फ अंक आधारित पे होगा, तो इसका आंसर ये होगा। अब व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, ये भी तो सही बात है। तो मैं आपको इसका आंसर जो है क्या होगा? चौथा। इसका आंसर कितना होगा? चौथा होगा। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ लास्ट प्रश्न 70वें प्रश्न पे। तो 70वें प्रश्न क्या कह रहा है? ये छोटू सा प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग या पैडागोजी कह लो। इसमें ये कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिक, अस्थायी नहीं, ये अस्थायी श्रमिक को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है अस्थायी श्रमिक को? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कि वे अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब वो ये कह रहे हैं कि वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही बात है। अब आप देखोगे कि जो अस्थायी हैं उनकी वेतन तो धीरे धीरे बढ़ेगी और उनसे संबंधित जैसे लाभ होंगे, PF कटेंगे, मेडिकल की सुविधा मिलेगी, ये सब तो भी बचेंगे अस्थायी कर्मियों से। अब अस्थायी कर्मी बिना समय ऊपर भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि अस्थायी हैं जो बिना पैसों की मांग किए लंबे समय तक आपसे काम कर सकते हैं। कोई भी अस्थायी हो या अस्थायी हो, अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मियां अधिक परिश्रमी होते हैं। अब आप सी देखो, इस सी को अगर आप देखोगे तो ये समझोगे कि जो अस्थायी कर्मी हैं वो बिना समय के ऊपर भत्तों की मांग किए बिना लंबे समय तक काम करेंगे। समय ऊपरी भत्तों की मांग, जैसे कि आपकी पेमेंट मिलती है 1 को, तो आप 1 ना 2 5 को दे दो, लेकिन ये काम करेंगे। लेकिन लंबे समय तक काम नहीं कर सकते हैं कि आप पेमेंट दिए ही नहीं वो लंबे समय तक काम करें। तो ये भी आप देखोगे कि सही है, अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो इसकी आंसर जो हो जाएगी, अगर आप सी को हटा दो तो इसकी तीसरी आंसर हो जाएगी। अगर आप सीटेड को देखो तो उसका आंसर जो है वो 4 है, वो ये मारती है। तो अगर आप सीटेड को देखोगे कि सीटेड जो एजेंसी आंसर दी है वो आंसर की में, वो उसकी आंसर की में कितनी है? वो 4 है।